हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा अध्ययन अब आधुनिक काल तक आ पहुँचा है, जिसमें हम काव्य खंड की नई धारा को पढ़ रहे हैं। प्रकरण 1 में हमने पुरानी धारा को पढ़ा था, जिसके वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, और इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं और अपने अध्ययन में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र जी को पढ़ा था, और अब हम पढ़ते हैं प्रेमगंज जी को। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन संवत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी हैं। इन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर कविताएं लिखी हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी जब पार्लियामेंट के मेंबर बने तब इन्होंने कविता लिखी। महारानी विक्टोरिया की जब हीरक जुबली थी तब भी इन्होंने कविता लिखी। और जब नागरिकों कचहरियों में प्रवेश मिला, जब कचहरियों में नागरी भाषा में काम होने लगा, तब भी इन्होंने लिखा। प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर भी इन्होंने लिखा। तो जितने भी आनंद के अवसर होते थे उन सब पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यतिभंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। इनके जो छंद हैं उसमें यतिभंग प्रायः मिल ही जाता है, परंतु जब इनसे शुक्ल जी ने बातचीत की तब इन्होंने क्या कहा अपने यतिभंग के विषय में कि मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, ये काव्य का दोष यतिभंग को नहीं मानते, बशर्ते पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी, और देश की जो राजनीतिक स्थिति थी, परिस्थिति थी, उस पर इनकी नज़र बराबर बनी रहती थी। ये यतिभंग को कोई दोष नहीं मानते थे, बशर्ते इनको पढ़ने वाला ठीक चाहिए। यतिभंग अर्थात जो रुकने का स्थान होता है कविता में, जो लय होती है, जिसको आप अल्प विराम भी कह सकते हैं, जहाँ पर कविता विराम लेके फिर आगे बढ़ती है, थोड़ा सा जहाँ पे विराम होता है उसका जो स्थान निश्चित होता है, उस स्थान से उसको आगे या पीछे कर देना, इसी को यतिभंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लय होती है छंद की वो बिगड़ जाती है, वो पढ़ने में उसको समस्या होती है। इस प्रकार का दोष इनके काव्य में प्रायः मिलता है, परंतु प्रेमगंज जी उसको कोई दोष नहीं मानते, वो उसको पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ते हैं। अगर पढ़ने वाला ठीक है तो यतिभंग कोई दोष नहीं है, वो उसको अपने हिसाब से पढ़ सकता है, एडजस्ट कर सकता है। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां थी उस पर ये बराबर अपनी दृष्टि रखते थे। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। देश की जो दशा थी उसको सुधारने के लिए राजनीतिक स्तर पर या धर्म संबंधी जो भी आंदोलन चला करते थे, उनकी ओर इनका झुकाव रहता था। ये बड़ी उत्कंठा से, बड़े मन से उनको देखा परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते। जब उन आंदोलनों की कुछ सफलता दिखाई पड़ती, आंदोलनों से कुछ सुधार इनको दिखाई पड़ता, जब वे सफल होते तब ये अपनी कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते थे। और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तब क्षोभ और खिन्नता, और जब आंदोलन का परिणाम बुरा होता तो ये क्षोभ और खिन्नता अपनी कविताओं द्वारा प्रकट करते थे। कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रायः जाते थे, ये कांग्रेस के अधिवेशनों में भी जाते थे। हीरक जुबली आदि की कविताओं को खुशामदी कविता न समझना चाहिए। हीरक जुबली पर जो कविता इन्होंने महारानी विक्टोरिया के लिए की थी, उसको बहुत से लोग खुशामदी कविता समझेंगे, अर्थात राजभक्ति की कविता समझेंगे। तभी
आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस प्रकार की कविताओं को खुशामदी कविता ना समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ। इस प्रकार की कविताओं में देश में क्या चल रहा है, देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ करते थे। विलायत से दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी। जब विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया तो इन्होंने उस काले शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी, जिससे इनकी खिन्नता प्रकट होती है। कुछ पंक्तियां देखिए, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दी हैं और ये पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर है वारे, कारे श्याम राम जलधर जल बरसावन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीको है तुम कारे जाहु पुकारे, यह असीस दे तुमको मिल हम सब कारे, सफल होई मन के सबही संकल्प तुम्हारे। तो इस प्रकार ये प्रेमघन जी ने लिखा था जब नौरोजी को विलायत में काला कहा गया था। इसमें इन्होंने कारे शब्द को ही लेकर इस कविता की रचना की है, जिसमें इनका क्षोभ और खिन्नता प्रकट होती है और कितनी सरलता से उनकी बात का खंडन भी किया है। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का ही वर्णन है। हीरक जुबली के अवसर पर जो इन्होंने हार्षिक हर्षादर्श में देश की दशा का वर्णन किया है वो यहाँ पर दिया गया है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, विक्टोरिया की हीरक जुबली पर जो इन्होंने कविता लिखी थी महारानी विक्टोरिया की, उसी की पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। इसमें भी देश दशा का ही वर्णन है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बर सकल सुभट एक ही संगारत, मरे विबुध नरनाह सकल चातुर गुणमंडित, बिगड़ो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित, नए नए मत चले नए झगड़े नित बाढ़े, नए नए दुख परे शीस भारत पर गाढ़े। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। प्रेमघन जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में हैं। प्रेमघन जी ने जो नाटक लिखे हैं उसमें उनकी बहुत ही सरल और प्रांजल कविताएं हैं। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। इनका नाटक है भारत सौभाग्य। ये चाहे खेलने योग्य न हो, इसका मंचन न किया जा सके, परंतु देश दशा का जैसा चित्रण इसमें किया गया है वैसा अनूठा और किसी नाटक में नहीं। इतना मनोरंजक और अनूठा नाटक देश दशा पर दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। उसके प्रारंभ में जो नाटक इन्होंने लिखा है प्रेमघन जी ने, उसके प्रारंभ में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों का भारत से क्रमशः प्रस्थान दिखाया गया है कि पहले सरस्वती, लक्ष्मी और फिर दुर्गा, ये तीनों देवियां क्रमशः भारत से प्रस्थान कर जाती हैं। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं ये भी बड़ी मार्मिक हैं कि ये तीन देवियां जाते जाते क्या कहती हैं, वो भी कविताएं बहुत मार्मिक हैं। हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पै न भाव मोहि बैठ न सुमौन मारी के, जाती हूँ चली वहीं सरस्वती गई जहाँ। मैं भी वहीं जाती हूँ जहाँ सरस्वती गई हैं। अब तक मैं धैर्य धारण किए रही परंतु अब चुप नहीं रहा जाता। तो इस प्रकार जो इन देवियों के मुख से इन्होंने कहलवाया है वे कविताएं बहुत ही मार्मिक और सुंदर हैं। ये पंक्तियां जो हैं ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन पंक्तियों को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रेमघन जी की पंक्तियां हैं। और भारत सौभाग्य नाटक में देश दशा का चित्रण है और यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि किस नाटक में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का प्रस्थान भारत से दिखाया गया है। तो ये नाटक है आपका प्रेमघन जी द्वारा लिखित भारत सौभाग्य नाटक। तो ये भी आप नोट करते चलें।
उद्धृत कविताओं में उनकी गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं। इसमें उनकी जो गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति है वह कविताओं में नहीं दिखाई पड़ती। पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं, जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की भरमार। पर कुछ कविताएं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, ये इस प्रकार की कविता है जिनमें लंबे लंबे रूपक और उपमा और उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। तो ये हुआ प्रेमघन जी का वर्णन नई काव्यधारा के तहत। अब देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। यद्यपि जगमोहन जी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए हैं, उन्होंने कोई नए विषयों का उद्घाटन अपने कविता में नहीं किया है। संस्कृत काव्यों का जो प्राकृतिक वर्णन था उसी का संस्कार लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति उसमें डालकर विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों का जो उन्होंने वर्णन किया है, अनुराग की दृष्टि से देखा है, अर्थात इस विंध्य प्रदेश का किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। जो संस्कृत काव्यों की परंपरा थी प्राकृतिक वर्णन की, उसमें अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति को डालकर उन्होंने रमणीय स्थलों का वर्णन किया है, वह ध्यान देने योग्य है। वह जो उन्होंने वर्णन किया है वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। इस प्रकार उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान चलाया था, नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। जिस समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था उस समय प्राचीन संस्कृत काव्य जो था वो अपनी विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला, इससे वह जो उसका पिछला रूप था उसी को लेकर चलता रहा। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में पाया जाता है वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। जो वर्णन और सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में था वह बाद में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। जो प्राचीन संस्कृत के कवि थे वो जब प्राकृतिक दृश्यों का विधान करते थे उसमें कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना में बिंब ग्रहण करने का प्रयत्न करते थे, बिंब ग्रहण कराने का प्रयास करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत विधान भी कर देते थे। इस कार्य को अच्छी तरह अर्थात बिंब ग्रहण कराने के जो प्रयत्न था उसको अच्छी तरह कराने के बाद तब ये उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का थोड़ा बहुत अप्रस्तुत विधान भी देते थे। पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया। और बाद के जो कवि हुए वो मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना जो हुआ करती थी उसके स्थान पर जो कुछ थोड़ी बहुत इन्हीं गिनी वस्तुएं थी उनको ही अलग अलग गिनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराने का प्रयास करते थे। और प्रबंध काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो गया। और जो प्रबंध काव्य रचे जाने लगे उसमें उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो गई कि जो दृश्य चल रहा होता है, जो प्रस्तुत दृश्य होता है, वो उपमा और उत्प्रेक्षा के पीछे दब गया। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया और यही बाद का जो विधान था वही हमारे हिंदी साहित्य में आ गया। षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। बाद में जो षट ऋतु वर्णन होता था उसमें जो प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन के रूप में होने लगा, उद्दीपन की दृष्टि से ही होने लगा। जो नायक नायिका में भाव होते हैं उनको प्रतिष्ठित जो भाव होते हैं, पहले से ही जो भाव होते हैं उनको और उद्दीप्त करने के लिए और जगाने के लिए ही ये वर्णन होने लगा। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के स्वयं के भाव का जो पता देने वाले कि कवि का भाव क्या है इन प्राकृतिक दृश्यों के प्रति,
इस प्रकार के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। अर्थात पुराने हिंदी कवि इस प्रकार का वर्णन नहीं करते थे कि उनके स्वयं के जो भाव थे किसी दृश्य के प्रति या प्राकृतिक दृश्यों के प्रति वो उजागर हो पाते। निजी भावों का उद्घाटन उनकी कविता में नहीं होता था। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। जो संस्कृत के प्राचीन कवि जिस प्रकार की कविता करते थे, उसी प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार करने का जो संकेत इन्होंने दिया था, उसको कोई समझ नहीं पाया, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक प्रणाली का जो वर्णन जिस प्रकार इन्होंने किया प्राचीन पद्धति पर, उसको यहाँ पर थोड़ा आचार्य शुक्ल ने दिया है। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की विशेषता है जो फारसी या अरबी काव्य में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ प्राचीन संस्कृत काव्य की ही विशेषता है जो काफी कुछ बाद के साहित्य में, बाद के संस्कृत कवियों में नहीं पाई जाती, लुप्त होती गई, जिसको ठाकुर जगमोहन सिंह ने हिंदी काव्य में अपनाया है। परंतु खेद यह कि उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाया। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। फारसी और अरबी के कवियों को छोड़कर यूरोप के कवियों में ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरिडिथ आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है। इसी प्रकार का जिस प्रकार का प्राचीन संस्कृत काव्य में पाया जाता है, प्राचीन संस्कृत कवियों ने जिस प्रकार का वर्णन किया, वैसा ही वर्णन अरबी फारसी में नहीं पाया जाता, परंतु यूरोपीय साहित्य में पाया जाता है। उनमें से कुछ कवियों के नाम यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, शेली और मेरिडिथ। इनके काव्य में इस प्रकार का वर्णन पाया जाता है। इस प्रकार का रूप विधान मनोरम और मनोहारी किस में पाया जाता है? इन यूरोपीय कवियों में, जैसा कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाया जाता था। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही। भारतीय प्रणाली क्या थी, उसमें जो कवि के भाव का आलंबन क्या था, प्रकृति ही रही। अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ा। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि कर्म है। यहाँ पर आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसी के रूप का प्रत्यक्षीकरण, उसी के रूप का दर्शन कराया जाता रहा। पर यूरोप में क्या हुआ कि जो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन था उसको मात्र स्थूल व्यवसाय बताया गया। उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी कर दी गई कि इसके पीछे, प्रकृति वर्णन के पीछे कुछ और कारण है। आलंबन सीधे सीधे प्रकृति को ना मानकर उसके पीछे आलंबन किसी और को स्वीकार किया गया और प्रत्यक्षीकरण जो प्राकृतिक दृश्यों का था उसको केवल स्थूल वर्णन बताया गया। उक्त प्रवृत्ति के अनुसार पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। इस प्रवृत्ति को लेकर कुछ पाश्चात्य कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों की व्यंजना बहुत ही सुंदर ढंग से की और बहुत सुंदर भावधारा उद्घाटित की, परंतु बहुत से जो ऐसे कवि थे वो अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप, अपनी अंतर्वृत्तियों का आरोप प्रकृति पर करने लगे और उससे उन्होंने प्रकृति को छोप दिया, अर्थात भर दिया। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य के दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, ये विचारणीय है। अब ये दो प्रणालियां हो गई, इनमें से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य वर्णन किया जाना चाहिए, ये विचार का विषय हो गया। मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। ये प्रथम प्रणाली ही समीचीन है। अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है।
जो अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र है, उस महामानस की जो कल्पनाएं हैं उनका अनंत प्रसार है, जिसका कोई अंत नहीं है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सहृदय व्यक्ति हैं, जो सूक्ष्मदर्शी कवि हैं, उसके अंदर अर्थात प्रकृति के अंदर उनको नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की समुच्च व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतर कोटर की वासनाओं से उन्हें छूपना एक झूठ खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। अर्थात प्रकृति का क्षेत्र अनंत है, उसका सौंदर्य अनंत है। जैसे कल्पनाएं अनंत होती हैं, उसी प्रकार प्रकृति का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है। उसको अपनी जो सीमित आंतरिक वृत्तियां हैं, जो परिमित अपना अंतरकोटर है, उसकी भावनाओं से उसको भरना नहीं चाहिए। प्रकृति अपने आप में एक विशाल क्षेत्र है, उसमें नाना भाव अर्थात विभिन्न प्रकार के भाव भरे हुए हैं, इतने कि अनंत हैं। उसका अगर आप वर्णन करें तो वह कभी समाप्त नहीं होंगे। उसमें हमारे नाना भावों की झलक भी मिल जाती है, परंतु अपनी केवल वृत्तियों का ही आरोप करके प्रकृति का वर्णन करना ये गलत है। इस प्रणाली पर नहीं चलना चाहिए। ये बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कर रहा हूँ, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। ये दृश्य विधान जो किया जाता है उसके संबंध में कहा है, जहाँ पे प्रस्तुत विषय जो होता है वो एक दृश्य ही होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु व्यापार लिए जाएंगे। वो दृश्य क्यों लिया जाता है? अपने अंदर कोई पूर्व प्रतिष्ठित भाव है, उसकी प्रबल व्यंजना उसमें दिखाने के लिए प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु व्यापार लिए जाते हैं। प्रकृति क्षेत्र से वो दृश्य लिए जाते हैं इसलिए कि उसमें जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए कि वो भाव कितना प्रबल है, उसको उसकी व्यंजना दिखाने के लिए ही प्रकृति से वस्तु व्यापार लिए जाते हैं। वहाँ तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे। तो जो जिस प्रतिष्ठित भाव की व्यंजना दिखाएंगे प्रकृति में, तो वो उस भाव में रंगे दिखाई देंगे ही। पद्माकर की विरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं, ठीक ही है। तो इस प्रकार ये पद्माकर की विरहणी का कथन है, ठीक ही है। पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में अनेक भाव हैं, प्रकृति अनंत है, उसमें नाना भाव हैं। अपने किसी भाव की जो अंदर प्रतिष्ठित है उसकी व्यंजना अगर हमको प्रकृति में के किसी भाव में मिलती है तो उसका भाव साम्य दिखलाना तो ठीक है, परंतु केवल अपने आंतरिक भावों का ही आरोप करके प्रकृति का वर्णन करना ये गलत है। अपने भावों की ही व्यंजना प्रकृति में देखना, प्रकृति द्वारा करवाना। तो इस प्रकार ये प्रकृति को संकुचित करना होगा। प्रकृति का सौंदर्य वर्णन जो है उसको संकुचित करना होगा। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? अनायास हमारा भाव प्रकृति के किसी भाव से मिलता है, हम उसका वर्णन करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु केवल अपने सुख दुख में ही प्रकृति को देखना और प्रकृति के स्वतंत्र सौंदर्य को ना समझना ये गलत है। अगर हमने अपने ही सुख दुख में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। केवल हम अपनी जो भाव हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनकी व्यंजना के लिए ही प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण भी होना चाहिए। प्रकृति अपने आप में भी अनुपम है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हिंदी साहित्य को समझने में कुछ सहायता मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे।